हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉक्टर राजेश वर्मा's साइकोलॉजी क्लासेस। और इस वीडियो में हम शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे और वो जो टॉपिक होगा वो डिस्कशन का वो है दबाव का अर्थ। अंग्रेजी में जिसे कहते हैं मीनिंग ऑफ स्ट्रेस। अब मैं आपके साथ एक दो शब्दों के बीच जो अंतर है वो शेयर करना चाहता हूं। बहुत से लोग स्ट्रेस को हिंदी में तनाव कहते हैं, लेकिन आप इस बात को समझिए, स्ट्रेस को हिंदी में दबाव कहा जाता है। तनाव है टेंशन, यानी किसी चीज में अगर टेंशन है तो वो कहते हैं तनाव। टेंशन इज द आउटकम ऑफ स्ट्रेस, यानी कि दबाव के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में तनाव उत्पन्न होता है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेस और टेंशन। स्ट्रेस पर आधुनिक समय में जिन्हें सबसे ज्यादा काम किया वो हैंस सेल है। वो कहते हैं यह दबाव नहीं है जो हमें मारता है, बल्कि उसके प्रति की गई प्रतिक्रिया हमें मारती है। आप समझिए इस बात को कि जो स्ट्रेस हमारे ऊपर आता है बहुत सारी चीजों से। हर कदम जीवन में चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों के परिणाम स्वरूप हमें स्ट्रेस आता है। अब उस स्ट्रेस के प्रति हमारी प्रतिक्रिया किस प्रकार की होती है वो ये तय करता है कि वो हानिकारक है या लाभदायक है। बहुत सारे उदाहरण आपके जीवन में आते हैं। सपोज कीजिए घर में कोई मेहमान आ गया, अब उस मेहमान को ठहरने का प्रबंध करना है। अगर आप ये इस बात को ऐसे लेते हैं कि जो मेहमान आया है, भारतीय पारंपरिक संस्कृति ये कहती है कि अतिथि देवो भव है, कि वो एक देवता का रूप है, तो जो आपके अंदर जो स्ट्रेस उत्पन्न होगा वो स्ट्रेस जरूर उत्पन्न होगा दोनों अवस्थाओं में, चाहे उसको आप नेगेटिव ले पॉजिटिव ले। जो इस स्थिति में स्ट्रेस उत्पन्न होगा वो आपके लिए पॉजिटिव होगा, फायदेमंद होगा। अगर आप ये सोचते हैं कि लो एक और आ गया और टेंशन बढ़ गई और खर्चा बढ़ गया, समय और हमारा खराब हुआ, अगर आप इस तरह से उसको लेते हैं तो आपका जो स्ट्रेस होगा वो नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा, वो हानिकारक होगा। तो बिल्कुल सही बात कही है सेलेन ने कि स्ट्रेस से हमें कोई परेशानी नहीं है, परेशानी किस चीज से है? हमारी अपनी प्रतिक्रिया से। तो कौन जिम्मेदार है परेशानी का स्ट्रेस के कारण? स्ट्रेस नहीं है, हम जिम्मेदार हैं कि हम किस प्रकार उसके प्रति रिस्पॉन्स करते हैं या रिस्पॉन्ड करते हैं। दबाव का अर्थ एवं परिचय। भगवत गीता दुनिया का सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला ग्रंथ, उसके चैप्टर नंबर 2 श्लोक 62 और 63 में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, हे पार्थ, हे कुंती पुत्र, इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। हमारे जो सेंसेस हैं इनसे जो हमें ग्रेटिफिकेशन होता है उसके बारे में अगर व्यक्ति चिंता करता है, उसके बारे में व्यक्ति अगर सोचता है तो उससे उसको उन चीजों से अटैचमेंट हो जाती है। और ऐसी अटैचमेंट, इंद्रियों के फलस्वरूप हुई अटैचमेंट से व्यक्ति के अंदर काम उत्पन्न होता है, लालसा उत्पन्न होती है, डिजायर्स उत्पन्न होती हैं, और फिर काम से, लालसा से, डिजायर से, वांट से क्रोध उत्पन्न होता है, और क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, और मोह से स्मरण शक्ति, आपकी मेमोरी का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति, आपकी स्मृति, जिसको श्री कृष्ण स्मरण स्मृति कह रहे हैं, वो भ्रमित हो जाती है तो उसका परिणाम ये होता है कि व्यक्ति की बुद्धि, इंटेलिजेंस या इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी वो नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नष्ट होने के बाद व्यक्ति एक तरह से उसका पतन हो जाता है, वो पशुओं की श्रेणी में आ जाता है। याद रखिए, ऐसे ऐसे स्टेज वाइज श्री कृष्ण बताते हैं कि किस तरह चरणों में व्यक्ति स्ट्रेस में आता जाता है। शुरुआत इंद्रिय विषय शुरू हुआ, अटैचमेंट, आपकी वांट्स, डिजायर्स, आपको वो चाहिए, नहीं मिलता है, स्ट्रेस उत्पन्न हो जाएगा। फिर वो जब मिलने लगता है उसके बाद उसको संभालना कैसे है, स्ट्रेस उत्पन्न हो जाएगा, उससे मोह उत्पन्न होगा, क्रोध उत्पन्न होगा। इस तरह से क्या होगा, व्यक्ति स्ट्रेस के भंवर जाल में फंसता चला जाता है और अंत में भवकूप में गिर जाता है, क्योंकि बुद्धि नष्ट हो जाती है उसकी। तो स्ट्रेस को नया टॉपिक नहीं है, 5000 साल पहले कृष्ण ने कह दिया इनको, लेकिन समझने की जरूरत है।
अब इसका आधुनिक मनोविज्ञान में जिस तरह से स्ट्रेस को डिफाइन किया गया है उसकी बात करते हैं। ये एक प्रकार का मानसिक तनाव होता है, बड़ी आसान सी बात है, इसमें कोई बहुत बड़ी थियरी नहीं है। और ये एक ऑर्गेनिक वर्ड है, जैविक शब्द होता है स्ट्रेस। और क्या है, क्योंकि जो मानव है या जीव है उनकी एक भावात्मक संवेगात्मक अभिव्यक्ति होती है। और हम क्यों करते हैं ऐसी अभिव्यक्ति? तो कुछ हमारे पास संवेगात्मक खतरे हमारे पास उत्पन्न होते हैं, कुछ शारीरिक खतरे होते हैं। और वो दोनों प्रकार के जो खतरे हैं, चाहे वो वास्तविक हो चाहे काल्पनिक हो। वास्तविक तो कि सामने आपके आ गया, सामने आपके टाइगर आ गया, कोबरा आ गया, तो वास्तविक खतरा है वो। काल्पनिक, अगर मैं एग्जाम में यार फेल हो गया तो क्या होगा, अरे आज मैं जा रहा हूं बाइक पंचर होगी तो क्या होगा, ये काल्पनिक है। इन सब खतरों से के प्रति अगर व्यक्ति अपनी जो प्रतिक्रिया देता है वो उचित नहीं है, इनअप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स अगर वो करता है तो क्या होगा, व्यक्ति के अंदर दबाव उत्पन्न होगा। और यही है, मतलब वही बात है, चले वाली बात है कि जो इवेंट्स, जो घटनाएं हमारे सामने आती हैं वो तय नहीं करती कि हमारे अंदर दबाव होगा या नहीं होगा, लेकिन हमारी प्रतिक्रिया ये तय करती है कि स्ट्रेस उत्पन्न होगा तो किस प्रकार का, पॉजिटिव वन है या नेगेटिव। इन्वायरमेंट है आसपास का, उसके प्रति जो हमारे रिस्पॉन्स है। और रिस्पॉन्स भी क्या है, एक ऑटोनोमिक रिस्पॉन्स होता है। ये कोई आपको नहीं कहता कि आप इस प्रकार का रिस्पॉन्स कीजिए, आपकी पर्सनैलिटी, आपका व्यक्तित्व ये डिसाइड करता है कि आप किस प्रकार का रिस्पॉन्स करेंगे। दिस मीन्स स्ट्रेस के प्रति जो हमारा रिस्पॉन्स होता है वो ऑटोनोमस होता है, स्वायत्त होता है। हो सकता है हमारी विचारधारा से, हमारी आइडियोलॉजी से वो प्रभावित हो, लेकिन बाहर से किसी का प्रभाव नहीं होता है। कई बार बहुत सारी घटनाओं में ऐसा देखा गया कि सजेस्टिबिलिटी हमारे ऊपर प्रभाव तो डालती है, लेकिन स्ट्रेस के प्रति जो प्रतिक्रिया है वो हमारी स्वयं की होती है, उसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार होते हैं। ये एक प्रकार की अलार्म रिएक्शन, भय संकेत होता है। एड्रेनालाइन उत्पादन, ये आपका एक हार्मोन है, इसका प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। अल्पकालिक प्रतिरोध, कुछ समय के लिए हम उस स्ट्रेसफुल इवेंट का या स्ट्रेसेस का प्रतिरोध करते हैं, उनको रजिस्ट करते हैं। और अंत में क्या होता है, जब रजिस्ट नहीं कर पाते हैं तो हम उसका सामना करते हैं, सामना भी नहीं हो पाता है तो अंत में हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं, शून्यता की स्थिति में आ जाते हैं और फिर स्थिति से समझौता कर लेते हैं। ये एक रिस्पॉन्स पैटर्न है व्यक्ति का या किसी जीव का स्ट्रेस के प्रति। अब कुछ फॉर्मल डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं। लेदरस एंड फोकमैन ने बताया 84 में, यह उन घटनाओं के प्रति प्रतिक्रिया होती है जो व्यक्ति के शारीरिक या मनोवैज्ञानिक कार्य को बाधित करने या बाधित करने की संभावना को बढ़ा देती है। सिंपल सी बात में अगर इसको हम समझें कि स्ट्रेस है वो हमारी एक प्रकार से प्रतिक्रिया है, ये आप ध्यान रखें, रिस्पॉन्स है आपका। किन घटनाओं के, ये उन घटनाओं के प्रति हमारा रिस्पॉन्स पैटर्न होता है जो हमारे फिजियोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल एक्टिविटीज हैं उनको रोकने की कोशिश की जाती है। वो घटनाएं हमारी एक्टिविटीज को अगर रोकती हैं तो हमारे स्ट्रेस उत्पन्न होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप चल रहे हैं, चलते चलते आप देखिएगा कि आपके बड़े भाई ने या छोटे भाई ने आपको टांग अड़ा दी, ऐसे टांग फंसा दी बीच में, क्या होगा, जो शारीरिक जो एक्टिविटी थी उसके प्रति व्यक्ति ने क्या बाधित कर दिया, तो आपको थोड़ी देर के लिए गुस्सा भी आएगा। तो इट्स ए काइंड ऑफ अ स्ट्रेस। एक मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है। सैलिनी ने बताया है कि जरूरी नहीं है कि हर जो दबाव है, जो स्ट्रेस है, वो बुरा हो, बिल्कुल जरूरी नहीं है। ये हमारी प्रतिक्रिया पर डिपेंड करता है, बल्कि ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे लेते हैं। मीन्स वही बात आ गई इसमें, कार्य से उत्पन्न दबाव, किस कार्य से, जो क्रिएटिव वर्क होते हैं, जो रचनात्मक कार्य होते हैं, वो उनके प्रति अगर आपने कोई रिस्पॉन्स किया है और वो आप सफल रहे हैं इसमें, तो क्या होगा, वो जो दबाव उत्पन्न होगा वो फायदेमंद होगा। लेकिन वही असफलता, आप कहीं ऐसे सक्सेसफुल होते हैं, कहीं आपका अपमान होता है या कहीं आपको इन्फेक्शन होता है, संक्रमण होता है, उससे जो दबाव उत्पन्न होता है वो हानिकारक होता है। लेकिन फिर भी इस बात पर निर्भर करेगा कि हम किसके प्रति किस प्रकार की प्रतिक्रिया करते हैं। दबाव जीवन को रोचक बनाता है, यानी स्ट्रेस इज ए स्पाइस फॉर द लाइफ।
मसाले का काम करता है। जिस प्रकार से मसाले हमारे भोजन को जायकेदार बनाते हैं, रोचक बनाते हैं, उसी प्रकार स्ट्रेस भी हमारे जीवन में मसालों का काम करता है। फैसला इस बात का होता है कि हमें कितने मसाले डालने हैं, यानी हमारी प्रतिक्रिया कैसी होनी है। सामान्य दबाव के लक्षणों में क्या होता है? अब नॉर्मल जब स्ट्रेस होगा, चिड़चिड़ा बना जाएगा व्यक्ति में, थोड़ी थोड़ी बात पे तुनक जाएगा, मांसपेशियों में तनाव होने लगता है, स्ट्रेस, ध्यान केंद्रित करने में असमर्थता, इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर टू कंसंट्रेट योर अटेंशन और फोकस योर अटेंशन ऑन पर्टिकुलर और स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। तथा विविध प्रकार के शारीरिक लक्षण दिखाई देते हैं हमारे, सिर दर्द हो जाएगा, आपकी जो हार्ट रेट है वो बढ़ जाएगी, आपको थकान सी महसूस होगी और सोचने आएगा कि यार अब बैठे रहे, पर से बात नहीं करें, लेकिन सो नहीं पाएंगे आप, नींद नहीं आएगी आपको, थकान होने के बावजूद भी नींद नहीं आ पाती है। लेकिन वहीं पर आप देखिए शारीरिक वर्क आप कई बार करते हैं और उससे आपको थकान होती, तो भोजन करने के बाद क्या शानदार नींद आती है। लेकिन स्ट्रेस में भी व्यक्ति को थकान होती है, लेकिन वो थकान दूसरे प्रकार की होती है, वो ऐसी थकान होती है कि वो आपको नींद नहीं आने देती है। अब इसकी परिभाषा, इतनी सारी चीजें आपने जान ली है, तो चलिए हम कुछ फॉर्मल डेफिनेशन पर फोकस करते हैं। दबाव शब्द का प्रयोग उन भौतिक, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक और व्यवहारिक घटनाओं के प्रति की गई प्रतिक्रियाओं का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिन घटनाओं को चुनौतीपूर्ण या खतरों से परिपूर्ण समझा जाता है। भाई ये तो डेफिनेशन है, परिभाषा है, परिभाषा आपको याद करनी पड़ेगी। परिभाषा क्या होती है? गागर में सागर भरती है, बहुत सारी चीजों को कुछ शब्दों में समेटने की कोशिश की जाती है, इसलिए परिभाषाएं थोड़ी सी टेक्निकली डिफिकल्ट होती है। आप इसको इस प्रकार से समझ लीजिए, कुछ हमारी घटनाएं होती हैं, घटनाएं कैसी हो सकती हैं? शरीर से संबंधित हो सकती हैं, आपके समय को संबंधित हो सकती है, आपके कॉग्निटिव सिस्टम से रिलेटेड कुछ घटनाएं हो सकती हैं, आपके बिहेवियर से रिलेटेड कुछ घटनाएं हो सकती हैं। इन घटनाओं के प्रति हम किस प्रकार से प्रतिक्रिया करते हैं, बात वो है। अब वो प्रतिक्रिया हम जब करते हैं तो व्यक्ति उन घटनाओं को कैसे लेता है, याद रखना, आपको मैं एक मंत्र बता रहा हूं। अगर घटनाओं को आप समस्या लेते हैं तो स्ट्रेस आपका हानिकारक होगा, और घटनाओं को अगर आप चुनौतीपूर्ण लेते हैं तो स्ट्रेस आपको फायदेमंद होगा, क्योंकि समस्याओं का हल हम खोजने में काफी कम अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं, चुनौतियों को हम जल्दी ही उनसे निपट लेते हैं। एपीएस, अमेरिकन साइकोलॉजिकल जो सोसाइटी है, वो कहती है कि दबाव ऐसा असहज, अनकंफर्टेबल, संवेगात्मक अनुभव होता है, यानी कि इमोशनल एक्सपीरियंस होता है, जिसके साथ पूर्वानुमानित जैव रासायनिक, शारीरिक और व्यवहार में परिवर्तन उत्पन्न होने लगते हैं। बस वही बात कि जो दबाव है, जो स्ट्रेस है, इट इज एन अनकंफर्टेबल इमोशनल रिस्पॉन्स, इमोशनल एक्सपीरियंस, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति के अंदर प्रेडिक्टेबल, आप बता सकते हो कि इसके अंदर स्ट्रेस हमने डाला है तो वो किस प्रकार का व्यवहार करेगा, ये प्रेडिक्टेबल होता है। उसके बाद बायोकेमिकल्स हमारी बॉडी में चेंज होने लगते हैं, हार्मोन्स रिलीज होने लगती है, मैंने बताया था ना, एड्रेनालिन प्रोडक्शन होने लगता है, कोर्टिसोल उत्पन्न होने लगती है, और कुछ फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस, जैसे कि हमने ऐसे मुट्ठी बंद कर ली, दांत दबा लिए। उसके बाद व्यवहार में परिवर्तन, हम मतलब चुपचाप बैठ जाएंगे या कुछ एक्टिविटी करेंगे, और अनयूजुअल एक्टिविटी, ये इस डेफिनेशन का अर्थ है, मीनिंग है। अब ये कुछ दबाव उत्पन्न करने वाली प्रमुख घटनाएं हैं। अगर आपके जीवन साथी की मृत्यु हो जाती है तो दबाव बहुत ज्यादा होता है, जिसने पूरे जीवन आपका साथ दिया, आपके दुख सुख में हर समय आपसे कंधे से कंधा मिलाकर चलता रहा, आपके हाथ में हाथ डालकर आप चलते रहे, आज वो जीवन साथी नहीं रहा। वो कष्ट नहीं है, कष्ट इस बात का कि वो कभी नहीं आएगा। ये शब्द, ये विचारधारा जब व्यक्ति के इस कॉग्निटिव सिस्टम में गूंजती है, बार बार वो रिजोनेट होती है, तो स्ट्रेस उतना ही बढ़ता चला जाता है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, तलाक होना, वैवाहिक संबंधों का टूटना, ये तीन चीजों से सबसे ज्यादा व्यक्ति के अंदर स्ट्रेस होता है। और याद रखना, ये तीनों में आपका जीवन साथी का इन्वॉल्वमेंट है। यह समझ सकते हैं कि आपका जीवन साथी आपके जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। देन बहुत सारी चीजें हैं, आप इसमें आप सारे इनमें अच्छे से पढ़ सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस प्रकार की घटना से ऑलमोस्ट कितना दबाव उत्पन्न होता है। कुछ स्टडी से अप्रोक्सीमेट आइडियाज हैं, आप इनसे भी दूसरी और भी घटनाएं हैं जिनसे व्यक्ति के अंदर स्ट्रेस या दबाव उत्पन्न होता है।
कुछ लक्षण, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस। पहला सिम्टम भय, फियर और क्राइम। अगर व्यक्ति रो रहा है या उसके अंदर किसी प्रकार का भय है तो समझ लीजिए किसी प्रकार का कोई ना कोई उसको स्ट्रेस है। नींद की समस्या, नींद नहीं आती है। जब व्यक्ति स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होता है तो उसको नींद दूर दूर तक खो जाती है। वो सोना चाहता है, वो आराम करना चाहता है, लेकिन स्ट्रेस के प्रति जो उसने प्रतिक्रिया की है वो उस नींद को अपने पास नहीं फटकने देता। थकान और सीने में दर्द, टायर्डनेस होती है, चेस्ट पेन होना शुरू हो जाता है और कई बार व्यक्ति ऐसा महसूस करता है कि जैसे उसका इस दुनिया में कोई नहीं। क्रोध और हताशा, होपलेसनेस और एग्रेशन और एंगर, ये सारी चीजें कुछ लक्षण हैं किसके, स्ट्रेस के। दुश्चिंता और अवसाद, द रिजल्ट फ्रॉम द स्ट्रेस। भय और चिड़चिड़ाहट, इरिटेटिंग बिहेवियर, तुनक मिजाजी हो जाना व्यक्ति, छोटी छोटी बात पर व्यक्ति चिड़चिड़ाने लगता है, उसको डर लगने लगता है, भय लगने लगता है। असामान्य गति से चलना, जो उसकी सामान्य गति है जिससे वो लगभग हर रोज मूव करता है, वॉक करता है, घूमता है, अगर आप देखेंगे कि वो उसकी जो गति में कुछ असामान्य रूप से बदलाव है, या तो बहुत तेज वो चल रहा है या बहुत ही ज्यादा वो स्लो है, तो समझ लेना कोई ना कोई स्ट्रेस का कारण उसके पास उपलब्ध है जिसका वो सामना करने की कोशिश कर रहा है। शराब पीना और धूम्रपान, ये भी दो ऐसी चीजें हैं जो जीवन को उस मोड़ पर ले जाती है जहां से लौटना संभव नहीं होता है, और ज्यादातर इसकी शुरुआत होती है स्ट्रेस के कारण। व्यक्ति स्ट्रेस से बचना चाहता है, दबाव से बचना चाहता है, वो अच्छी प्रतिक्रिया पॉजिटिव रूप में उसको नहीं ले सकता, तो क्या होता है, वो इन चीजों का सहारा लेता है और ये चीजें कुछ समय के लिए उसको रिलीफ देती हैं और अंत में शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से उस व्यक्ति को अंदर से खोखला करना शुरू कर देती है। आर्थिक रूप से भी बहुत ज्यादा या बहुत कम खाना, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। जब व्यक्ति स्ट्रेस में होता है या तो बहुत ज्यादा भोजन करेगा या बिल्कुल ही नहीं करेगा या बहुत कम भोजन करेगा, ये भी एक बड़ा इंडिकेटर है। फेंकना, वस्तुओं को तोड़ना, कुछ जो ऐसे फेंक दिया गुस्से में, तोड़ मोड़ करना शुरू कर देगा, जैसे बच्चे खिलौना तोड़ देते हैं। बड़े भी स्ट्रेस के प्रति ऐसी प्रतिक्रिया बहुत बार करते हैं, तो आपको अंदाजा लगना चाहिए कि दैट इंडिविजुअल माइट बी सफरिंग फ्रॉम सम काइंड ऑफ स्ट्रेस। और अंतिम लक्षण है लगातार जुकाम और जी मितलाना। याद रखना, ये जितने सिम्टम्स हैं, ये लक्षण हैं, ये सारे एग्जॉस्टिव नहीं है ये लिस्ट, इसके सिवा भी और बहुत सारे सिम्टम्स व्यक्ति दर्शाता है, क्योंकि ये जनरल सिम्टम्स हैं, हर व्यक्ति यूनिक होता है, तो उसकी स्ट्रेस के प्रति जो प्रतिक्रिया है वो भी यूनिक होगी। ये लक्षण तो उनमें से कुछ जरूर दिखाएगा, कुछ वो भी अपनी पर्सनैलिटी की यूनिकनेस के कारण भी कुछ वो सिम्टम्स दिखाएगा। दबाव के दुष्प्रभाव, अब इससे पहले कि मैं इनको डिस्कस करूं, एक बात आपको क्लियर करना चाहता हूं। लक्षण में और दुष्प्रभाव में अंतर होता है। लक्षण तो क्या होता है, शॉर्ट टर्म होते हैं, टेम्परेरी होते हैं। जब तक स्ट्रेस रहेगा उसके वो लक्षण आपको उस टाइप के बिहेवियरल मैनिफेस्टेशंस, व्यवहार में अभिव्यक्त वो होते रहेंगे। जैसे ही स्ट्रेसर्स हट गया या स्ट्रेस खत्म हो गया तो वो लक्षण भी अपने आप धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे। दुष्प्रभाव का मतलब ये है कि व्यक्ति के अंदर जब स्ट्रेस उत्पन्न होता है तो स्ट्रेस के हट जाने के बाद भी व्यक्ति अगर उस प्रकार की, क्योंकि स्ट्रेस जब चला गया तो वो अपने कुछ पद चिन्ह छोड़ के चला जाता है, और वो होते हैं उसके दुष्प्रभाव, जिनको हटाने में, कम करने में काफी समय लगता है। और ये देखिए, पहला दुष्प्रभाव है मोटापा, दूसरा है स्मृति में समस्या, याद रखने में परेशानी को, स्मृति में समस्या, व्यक्ति को याद रखने में काफी बड़ी परेशानी होने लगती है। एकाग्रता में समस्या, इंडिविजुअल फाइंड्स डिफिकल्ट टू कंसंट्रेट। निर्णय लेने में समस्या, जजमेंट में, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जब व्यक्ति स्ट्रेस में होता है और जब स्ट्रेसर्स हट जाने के बाद व्यक्ति को उसके जो पद चिन्ह हैं, उसके जो फुटप्रिंट्स हैं, वो व्यक्ति को ऐसी स्थिति में डाल देते हैं कि बहुत बार उसे निर्णय लेने में कठिनाई होती है, दूसरों का सहारा लेना होता है। कार्य निष्पादन में कमी, यानी कि जो आप वर्क करते हैं, परफॉर्मेंस करते हैं, उसमें एक प्रकार की कमी आने लगती है। अनिद्रा, ये मैंने आपको बताया, स्ट्रेसर हट जाने के बाद भी व्यक्ति अनिद्रा का शिकार होता है। उसकी मसल्स में पेन होने लगता है, मांसपेशियों में खिंचाव, दर्द उसको महसूस होता है। उसका ब्लड प्रेशर
बढ़ जाता है और उसके हृदय रोग की बीमारी उसको लग सकती है, यानी हृदय की बीमारी भी उसको लग सकती है। कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली, आपका जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो जाता है। याद रखना, स्ट्रेस बहुत बड़ा कारक है आपके इम्यून सिस्टम को कमजोर करने के लिए। एक और दुष्प्रभाव है हास्य प्रयास के भाव में कमी। व्यक्ति जब कोई ऐसी बात है जिस पर आनंद ले सके, मजा ले सके, हंस सके, वो उस बात का, उस सिचुएशन का आनंद लेने में अपने आप को निष्फल पाता है, तो आप समझ लेना कि ये व्यक्ति कभी ना कभी किसी स्ट्रेस की सिचुएशन से आसपास कहीं गुजरा है, जिसके कारण से व्यक्ति ऐसा बिहेवियर दिखा रहा है। क्योंकि ये क्या है, ये दबाव के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण दुष्प्रभाव है। इसके बाद दबाव के कुछ प्रकार होते हैं, ये खास करके दो ही है, यूस्ट्रेस और डिस्ट्रेस। इनको आप साधारण शब्दों में बता दूं मैं। यूस्ट्रेस वो होता है जो कि फायदेमंद स्ट्रेस, यानी कि आप जो प्रतिक्रिया करते हैं जिन घटनाओं के प्रति, अगर उसको आप चुनौतीपूर्ण लेते हैं और वो जो आपकी प्रतिक्रिया है वो आपको फायदा देने वाली है, तो आप समझ लीजिए कि आप यूस्ट्रेस का शिकार हैं। और ये जीवन में बहुत जरूरी है। आपकी शादी तय हो गई, बहुत सारी शॉपिंग करनी है, परेशानी नहीं होती उसमें, आपको नौकरी मिल गई, कहीं आपका चयन हो गया, घर में किसी बच्चे का जन्म हो गया, आपने कोई नई चीज खरीदनी है, उसको खरीदने के लिए जाना है, वो भी एक प्रकार का स्ट्रेस है, बट दैट इज यूस्ट्रेस। उसके अपोजिट होता है डिस्ट्रेस। जिस चीज को आप नहीं चाहते हो या कोई चीज आप पाना चाहते हो, व्यक्ति उसमें टांग अड़ा दे कोई, या आपने कोई गोल सेट किया हुआ है, उसमें कुछ ना कुछ उलझन आ जाए। आप जैसे सिंपल सी बात है, अगर आप सुबह निकलते हो कॉलेज के लिए या कहीं आप जाते हो, आपकी गाड़ी पंचर है, बाइक में पिछले टायर में हवा ही नहीं है, तो आपको थोड़ा प्रकार का स्ट्रेस होगा। जो व्यक्ति उसको चुनौतीपूर्ण लेगा, फटाफट कुछ ना कुछ करके गाड़ी अरेंजमेंट करके, हम जिसको कहते हैं जुगाड़, जिसको मैं फ्लूइड इंटेलिजेंस कहता हूं, उसको इस्तेमाल करके व्यक्ति चल देगा अपने रास्ते पर अपने लक्ष्य को पाने के लिए। लेकिन जो उसको समस्या लेगा वो उसके लिए वो डिस्ट्रेस होगा, और जो उसको चुनौती लेगा उसके लिए वो यूस्ट्रेस होगा। तो ये दो प्रकार के आपके स्ट्रेस होते हैं, यूस्ट्रेस और डिस्ट्रेस। ये भी है शैली ने बताया। अब व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस, दबाव के स्रोत क्या क्या? प्रेशर एक प्रकार का अनुभव होता है। अनुभव होता है किस प्रकार का? मनोवैज्ञानिक। किस लिए? कि जो हमको जरूरत है हमारी, वो जरूरतों के कारण हमारे ऊपर प्रेशर होता है। जैसे आपके ऊपर प्रेशर है कि आपको अभी स्टडी करनी है क्योंकि एग्जाम नजदीक आने वाले हैं, तो अब क्या चीज है, आपको जो एग्जाम नजदीक आ रहे हैं वो आपकी जरूरत है, क्योंकि एग्जाम क्लियर करना है, ग्रेजुएशन आपको कंप्लीट करनी है, उसके बाद पीजी में एडमिशन लेना है, क्योंकि आपको एक प्रोफेसर बनना है, जीवन को गुणवत्तापूर्ण बनाना है, समाज में एक पद को पाना है। तो वो क्या है, एक प्रकार से आपका प्रेशर है। और ये कहां से आता है प्रेशर? हमेशा बाहरी स्रोत से आता है। अंदर से आने वाला मोटिवेशन होता है, बाहर से आने वाले को हम प्रेशर करते हैं। मोटिवेशन से दबाव उत्पन्न नहीं होता, लेकिन प्रेशर से दबाव उत्पन्न होता है। अब अनियंत्रिता, अनकंट्रोलेबिलिटी, किसी इवेंट पर आपका कंट्रोल ही नहीं है। अगर वो कंट्रोल आपका कम है उस पर, तो वो चीज दबाव ज्यादा उत्पन्न करेगी, और जिस पर कंट्रोल बिल्कुल ही नहीं है वो बहुत ज्यादा दबाव उत्पन्न करेगी, और जिस पर आपका कंट्रोल है वो दबाव कम उत्पन्न करेगी। जैसे कि मान लिया जाए अभी आप बैठे यहाँ पर भूकंप आ जाए, आपका कंट्रोल ही नहीं है उस पर, वो दबाव ज्यादा, स्ट्रेस ज्यादा उत्पन्न होगा। और मान लीजिए लाइट चली जाए, आप वीडियो देख रहे हैं, तो आप क्या करें, फटाफट, आपका कंट्रोल है, इन्वर्टर ऑन कर देंगे, इन्वर्टर ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा, तो आपको स्ट्रेस कम उत्पन्न होगा। ये भी एक स्रोत है, अनकंट्रोलेबिलिटी। कुंठा, फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन क्या होता है? दो प्रकार से उत्पन्न होता है। एक तो चीज आप नहीं करना चाहते हैं तो फिर भी कोई आपसे करवाए, उससे भी फ्रस्ट्रेशन उत्पन्न होता है। या फिर आप करना चाहते हैं और व्यक्ति उसको करने में रोके, तो भी फ्रस्ट्रेशन उत्पन्न होता है। मतलब आपकी कुछ एक्टिविटीज हैं, कुछ लक्ष्य हैं, उसको आप पाना चाह रहे हैं, उसको कोई रोक दे। आप आगे पढ़ना चाहते हैं, यूजी के बाद माता पिता कहते हैं नहीं हमारी हिम्मत नहीं है, हम तो तेरी शादी करेंगे, ऐसा हो सकता है। तो क्या होगा, यू विल गेट फ्रस्ट्रेटेड, आपके अंदर कुंठा उत्पन्न होगी, और फिर क्या होगा, स्ट्रेस उत्पन्न होगा, और स्ट्रेस से बहुत सारे दुष्परिणाम और दुष्प्रभाव उत्पन्न हो सकते हैं, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर एक स्रोत है आक्रामकता, एग्रेशन। एग्रेशन क्या होता है? किसी दूसरे व्यक्ति को, वस्तु को, जानवर को, पेड़ पौधे, किसी को भी नुकसान पहुंचाना या नुकसान पहुंचाने के इरादे से व्यवहार करना, उसके प्रति आक्रामकता होती है। बच्चे खिलौना तोड़ देते हैं, पिताजी थप्पड़ जमा देते हैं,
माता डांट देती है, कई बार बेलन, कई बार हरियाणा में तो फूकनी भी होती है, उसका भी इस्तेमाल बड़े आसानी से होता है। मम्मी के लड़कों को तो खास करके अपनी मम्मियों के चप्पल का नंबर सबको याद होता है। हाँ, क्योंकि बहुत बार उन्हें खाई है, दूर से फेंक के मारती है मम्मी चप्पल, तो हम उठा के देख लेते हैं, हाँ नंबर मम्मी की चप्पल का 6 है। ज्यादातर लड़कों को चप्पल का नंबर याद होता है, लड़कियों का तो मुझे नहीं पता है, लड़कियों को डांट डपट होती है। लेकिन हरियाणा में ऑलमोस्ट हर लड़के को उनकी मम्मी किस साइज की चप्पल या सैंडल पहनती है उनको लगभग पता होता है। हालांकि उसमें इंटेंशन आपको नुकसान पहुंचाना नहीं है, मम्मी पापा का इंटेंशन नुकसान पहुंचाना नहीं होता है, आपको करेक्ट करना होता है। लेकिन वो भी अगर मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो एक प्रकार का थप्पड़ जमा कर आपको शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाकर आपको करेक्ट करने की एक टेक्निक होती है। सो दीज आर द सम सोर्सेज ऑफ द स्ट्रेस। अब ये देखो, शैली साहब बताते हैं कि जब हमारे ऊपर स्ट्रेस उत्पन्न होता है और स्ट्रेस लंबे समय तक रहता है तो हम एक प्रकार का व्यवहार करते हैं जिसको हम कहते हैं जीएस, जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम, सामान्य अनुकूलन सिंड्रोम हम कहते हैं। गुड हेल्थ होम्योस्टेटिस मेंटेन रहता है। अलार्म स्टेज, जैसे ही कोई स्ट्रेसर उत्पन्न होगा हम अलार्म स्टेज हमारे तो हम बिल्कुल एक्टिवेट हो जाएंगे, फिर उसको हम रजिस्ट करते हैं, उसका प्रतिरोध करते हैं, और जब लगातार वो स्ट्रेसर बना रहता है हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं, शून्य हो जाते हैं। चलो भाई, जो देखा जाएगा वही होगा, शेर आ गया, अलार्म एक्टिवेट हो गई, पकड़ो भागो। लेकिन उधर से भी सामने से आ गया, 2 आ गए, अब रजिस्ट करेंगे, नहीं भाग सकते, पत्थर डंडा पेड़ पे चढ़ रजिस्ट कर रहे हैं, एक और आ गया, बस अब तो भाई हम क्या करेंगे, थक गए हैं हम, अब तो जो करेगा वो शेर ही करेगा। सो दिस इज द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स पैटर्न। बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने, बहुत से रिसर्चर्स ने इसको क्रिटिसाइज भी किया है, बट मोर और लेस दिस सिंड्रोम इज फाउंड इन एनिमल्स एज वेल एज इन ह्यूमन बीइंग्स टू काउंटर दी या टू मीट दी स्ट्रेसेस। ये वही बात आती है इसमें कि जनरल एडेप्टेशन स्टेजेस क्या क्या होती है। अलार्म स्टेज क्या होता है, स्ट्रेसर्स क्या करेगा इसमें, होमोस्टेसिस को अपसेट कर देता है। रेजिस्टेंस स्टेज, एक्सोसिएशन स्टेज जो मैंने आपको बताई, आप इसमें से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, नेट पर भी बहुत सारी चीज इसमें अवेलेबल है कि रेजिस्टेंस क्या होता है, बॉडी फाइट करती है, लड़ती है उस स्ट्रेसर से। एग्जॉर्शन देखो, जैसे फोटो दिखाया है, हो गया भाई, अब जो होगा स्ट्रेसर ही करेगा। सो दीज आर द स्टेजेस, जनरल एडेप्टेशन स्टेजेस। अब हमने इस वीडियो में क्या सीखा, जाने तैयार हैं आप? गुड, आप रेडी होंगे और आपने काफी कुछ सीखा है। और ये कैसे जानेंगे हम, कुछ प्रश्नों के माध्यम से। प्रश्न 2 प्रकार के, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। पहली कड़ी में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सबसे पहले ये आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के खतरों से दबाव उत्पन्न हो सकता है। और ये ऑप्शन, काल्पनिक खतरे, वास्तविक खतरे, संवेगात्मक खतरे या उपयुक्त सभी, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 2, दबाव निम्नलिखित में से किस प्रकार का व्यवहार होता है। इन चारों में से कौन सा व्यवहार होता है, कौन से 4, ये रहे, प्रतिक्रियात्मक, प्राकृतिक, संवेगात्मक, यथार्थवादी। किसी एक को चुनना आपको और आप बता सकते हैं, क्योंकि वीडियो आपने बड़ी ध्यान से सुनी है। और तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण दबाव का नहीं है। यानी कुछ लक्षण दिए गए हैं, 4 लक्षण दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है ये कौन सा लक्षण जो है दबाव का नहीं है। बी वेरी केयरफुल, दुष्प्रभाव और लक्षण, द कॉन्सिक्वेंसेस एंड द सिम्टम्स, यू डिफरेंशिएट बिटवीन द कॉन्सिक्वेंसेस एंड सिम्टम्स एंड दीज आर देयर ऑन योर स्क्रीन। लगातार जुकाम रहना, अत्यधिक नींद आना, हृदय गति का बढ़ना या फिर सिर दर्द रहना। मैं बताने वाला नहीं हूं, आपको बताना होगा। और चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, निम्नलिखित में से शरीर पर पड़ने वाला कौन सा दबाव का दुष्प्रभाव होता है। यहां पर कॉन्सिक्वेंसीज आपको बतानी है कि इनमें से जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंसी ऑफ द स्ट्रेस। बहुत ज्यादा या बहुत कम खाना, शराब पीना और धूम्रपान करना, क्रोध और हताशा और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली। एंड लास्ट क्वेश्चन इन द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सीरीज, दिस इज ऑन योर स्क्रीन। हरियाणा की, मान लिया जाए किसी व्यक्ति का चयन तमिलनाडु के एक विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में होता है या हुआ है, इस घटना से उत्पन्न दबाव को निम्नलिखित में से किस श्रेणी में रखा जा सकता है। बड़ा आसान सा प्रश्न है और हिंट है इसी के अंदर, और
ये रहे चारों के चारों ऑप्शन। पहला ऑप्शन डिस्ट्रेस, तीव्र स्ट्रेस, क्रॉनिक स्ट्रेस और यूस्ट्रेस। यस, यू आर स्माइलिंग, आई नो, बिकॉज यू नो द आंसर। और अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस वो कितने रहेंगे? केवल 5 प्रश्न। बहुत जरूरी होते हैं क्योंकि ये तय करते हैं कि आपने कितना सीखा है। ये पहला क्वेश्चन ये रहा, दबाव को परिभाषित कीजिए, डिफाइन स्ट्रेस। क्वेश्चन नंबर 2, शैली ने कहा है कि जरूरी नहीं है कि हर दबाव बुरा हो, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे लेते हैं। इस वाक्य की विवेचना कीजिए। अरे बड़ी आसान सी बात है, यू कैन डू इट। तीसरा प्रश्न, क्या कोई दबाव फायदेमंद हो सकता है? उदाहरण सहित समझाइए। यस यस यस, यू कैन डू इट। एंड चौथा क्वेश्चन, दबाव के संबंध में भगवत गीता के श्लोक नंबर 2.62 यानी चैप्टर 2 का 62वां श्लोक और चैप्टर 2 का 63वां श्लोक, इनकी विवेचना कीजिए। आपको जब इनको एक्सप्लेन करना है, इनकी व्याख्या करनी है, तो आपको दबाव के कंटेक्ट में ही करनी है। और अंतिम प्रश्न, दबाव कितने प्रकार का होता है? संक्षेप में आपको इसकी व्याख्या करनी है। डिफाइन द टाइप्स ऑफ द स्ट्रेस एंड ब्रीफली एक्सप्लेन देम। दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो, ये था हमारा टॉपिक स्ट्रेस। और एक बात, निर्भरता से शुरू होने वाला जीवन उन्हीं पर निर्भर होकर जो कभी आप पर निर्भर थे, जीवन चक्र को पूर्ण करते हुए समाप्ति की दहलीज पर कदम रखकर निस्तब्ध पंच तत्वों में विलीन हो जाता है। समझिए इस सच्चाई को, इस सत्य को, कि जिस पर आप कभी निर्भर थे, बचपन में आप अपने माता पिता पर निर्भर थे, अंतिम स्थिति यह आती है कि उन्हीं बच्चों पर आप अंत में निर्भर हो जाएंगे और फिर धीरे धीरे आप अंत में निस्तब्ध, बिना कोई साउंड के, बिना किसी आवाज के आप पंच तत्व विलीन हो जाएंगे। ये कड़वी सच्चाई है इस दुनिया की, ये आपको जानना जरूरी है। और जो ये मेरे संदर्भ, इनमें आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और जो नेक्स्ट हमारी परिचर्चा है वो है दबाव से सामना, कॉपिंग फ्रॉम द स्ट्रेस। और दोस्तों, thank you for watching this video. If you have any question, you can email me at vamasujit@yahoo.com। आप मुझे इस पर ईमेल करके अपने प्रश्नों के जवाब पा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगती है औरों को बताएं, कुछ कमी लगती है मुझे बताएं।